रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने में सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक काम इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो सके। मनी और क्रेडिट की ओवरऑल वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल रेपो रेट है, जो वो रेट होता है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स को लोन देता है। इसे मॉनेटरी पॉलिसी का मेन सिग्नल रेट माना जाता है। जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम हो जाता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक सस्ते रेट पर बोरो कर सकते हैं, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट टूल रिवर्स रेपो रेट है, जो वो रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। जब बैंक्स ज्यादा पैसा आरबीआई के पास हायर रिवर्स रेपो रेट पर पार्क करते हैं, तो सिस्टम से एक्सेस लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो जाती है। कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर बैंक की टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज होता है जो बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है। इस पर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर सीआरआर बढ़ाया जाता है तो बैंक्स के पास लेंड करने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे क्रेडिट कम हो जाता है। अगर सीआरआर घटाया जाता है तो बैंक ज्यादा लोन दे सकते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर डिपॉजिट्स का वो हिस्सा होता है जो बैंक्स को सेफ लिक्विड एसेट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। हाई एसएलआर का मतलब लेंडिंग के लिए कम फंड्स और लो एसएलआर का मतलब ज्यादा लेंडेबल फंड्स होता है। इन टूल्स के अलावा आरबीआई क्वालिटेटिव टूल्स का भी यूज करता है, जो क्रेडिट की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब कौन से सेक्टर को ज्यादा लोन मिले और कौन से को कम। मॉरल सुएशन एक ऐसा ही मेथड है जिसमें आरबीआई मीटिंग्स, डिस्कशंस और लेटर्स के थ्रू बैंक्स को सर्टेन पॉलिसीज फॉलो करने के लिए परसुएड करता है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, फिर भी काफी इफेक्टिव होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी एक टूल है जिसमें आरबीआई लोन के अगेंस्ट कोलैटरल के लोन टू वैल्यू रेशियो को चेंज करता है। जब मार्जिन्स बढ़ा दिए जाते हैं तो सेम कोलैटरल पर बोरोवर को कम लोन मिलता है, जिससे स्पेकुलेशन कंट्रोल होती है। डायरेक्ट एक्शन तब यूज होता है जब बैंक्स आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करते, और इसमें पेनल्टीज, रेस्ट्रिक्शंस या दूसरे स्ट्रिक्ट मेजर्स इंक्लूड हो सकते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया है। ये सरप्लस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया था, जिसे आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने अप्रूव किया। आरबीआई की इनकम मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से मिलने वाला इंटरेस्ट, बैंक्स को दिए गए लोन्स, करेंसी प्रिंटिंग से होने वाला प्रॉफिट जिसे सीनरेज कहते हैं, और फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट से आती है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019 में बिमल जलान कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर अडॉप्ट किया गया था। ये आरबीआई के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जो 2012 से चल रहा है। ये फ्रेमवर्क ये डिसाइड करता है कि आरबीआई को डिफरेंट रिस्क्स को कवर करने के लिए कितना रिजर्व रखना चाहिए, और आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के अंडर गवर्नमेंट को कितना सरप्लस ट्रांसफर किया जा सकता है। इस फ्रेमवर्क के अंडर इकोनॉमिक कैपिटल में रियलाइज्ड इक्विटी शामिल है, जैसे आरबीआई का कैपिटल, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड। इसका एक हिस्सा कंटिंजेंट रिस्क बफर होता है, जो मॉनिटरी, फाइनेंशियल, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें रीवैल्यूएशन बैलेंसेस भी शामिल होते हैं, जो एक्सचेंज रेट, गोल्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस की वजह से होने वाले अनरियलाइज्ड गेन्स या लॉसेस को शो करते हैं। इस फ्रेमवर्क को हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की गोल्ड रिजर्व्स बढ़कर लगभग $102.3 बिलियन हो गए हैं। इससे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर लगभग 15% हो गया है, जबकि एक डेकेड पहले ये सिर्फ अराउंड 7% था। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने की प्राइमरी अथॉरिटी आरबीआई ही है। गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने का मेन रीजन एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना और यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना है, जिसे डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं। गोल्ड एक तरह का रिस्क कवर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये करेंसी वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करता है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम करता है, जिससे रिजर्व्स की परचेजिंग पावर बनी रहती है। लेकिन गोल्ड को लार्ज क्वांटिटी में होल्ड करने के कुछ रिस्क्स भी होते हैं। गोल्ड फॉरेन करेंसी एसेट्स के कंपैरिजन में कम लिक्विड होता है, मतलब इमरजेंसी में इसे कैश में कन्वर्ट करना स्लो और कॉस्टली होता है। गोल्ड पर कोई इंटरेस्ट या रिटर्न नहीं मिलता, जैसे बॉन्ड्स या डिपॉजिट्स पर मिलता है। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड को सिक्योर वॉल्ट्स में रखना पड़ता है, चाहे इंडिया में हो या फॉरेन में, जिससे स्टोरेज, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है।
इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेनली फॉरेन करेंसी एसेट से मिलकर बनते हैं, जो यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन जैसी करेंसीज में होते हैं। आरबीआई के पास रखे गए गोल्ड रिजर्व्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रखे गए रिजर्व्स। आईएमएफ रिलेटेड रिजर्व्स में स्पेशल ड्राइंग हाइट्स शामिल होते हैं, जो इंटरेस्ट बेयरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स होते हैं, और रिजर्व ट्रांच पोजीशन, जो इंडिया के आईएमएफ कोटा का वो हिस्सा होता है जो बिना ज्यादा कंडीशंस के इजीली विदड्रॉ किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 से रिलेटेड है। रिसेंटली सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू इस स्कीम के अंडर लाया गया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज के कस्टमर्स को कंप्लेंट्स रिजॉल्व करने के लिए फास्ट, सिंपल और लो कॉस्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। ये स्कीम कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कस्टमर इंटरफेस वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कवर करती है। इसने पहले के 3 अलग अलग ऑम्बुड्समैन स्कीम्स को मर्ज करके एक सिंगल सिस्टम बना दिया है। ये स्कीम वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन प्रिंसिपल पर काम करती है, मतलब कंप्लेंट फाइल करते टाइम जुरिस्डिक्शन की टेंशन नहीं होती। इस स्कीम के अंडर ऑम्बुड्समैन 20 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन दे सकता है और साथ ही कंप्लेनेंट के टाइम, एक्सपेंसेस और मेंटल स्ट्रेस के लिए एडिशनल 1 लाख रुपीस तक दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी मैनेज करने, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने और इकोनॉमी में क्रेडिट डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए कई इंपॉर्टेंट टूल्स और इनिशिएटिव्स यूज करता है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट टूल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंक से एक्स्ट्रा पैसे अब्सॉर्ब करता है बिना कोई कोलैटरल लिए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ने फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को रिप्लेस कर दिया है और अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर का लोअर बाउंड्री या फ्लोर है। ये मेनली लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन टूल के रूप में काम करता है, लेकिन आरबीआई के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर जरूरत हो तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सके। जो भी एंटिटीज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, वो एसडीएफ का यूज कर सकती हैं। ये फैसिलिटी हर दिन अवेलेबल होती है, वीकेंड्स और हॉलीडेज पर भी। एक और लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। इसका यूज आरबीआई बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए सरप्लस फंड्स अब्सॉर्ब करने के लिए करता है। इस सिस्टम में बैंक्स आरबीआई को पैसे लेंड करते हैं और बदले में इंटरेस्ट अर्न करते हैं। नॉर्मल रिवर्स रेपो से इसका मेन डिफरेंस ये है कि वीआरआर में इंटरेस्ट रेट आरबीआई फिक्स नहीं करता, बल्कि ये मार्केट बेस्ड ऑक्शंस के थ्रू डिसाइड होता है, जबकि रेगुलर रिवर्स रेपो में इंटरेस्ट रेट आरबीआई पहले से फिक्स करता है। आरबीआई स्विच ऑक्शंस भी कंडक्ट करता है, जो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए थे। स्विच ऑक्शंस का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट डेट के मैच्योरिटी स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, जिसमें शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से रिप्लेस किया जाता है। इस प्रोसेस में मार्केट पार्टिसिपेंट्स कुछ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे सोर्स सिक्योरिटीज कहा जाता है, गवर्नमेंट को सेल करते हैं और साथ ही नई सिक्योरिटीज, जिसे डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज कहते हैं, कोटेड प्राइसेस पर बाय करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आरबीआई के ई कुबेर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली स्विच ट्रांजैक्शन मॉड्यूल के थ्रू होता है। रीसेंट टाइम्स में आरबीआई ने बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में को लेंडिंग नॉर्म्स को रिवाइज किया है। को लेंडिंग अरेंजमेंट में रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज मिलकर बोरोवर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही सभी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। रिवाइज रूल्स के अकॉर्डिंग हर रेगुलेटेड एंटिटी को एटलीस्ट 10% लोन अपनी बुक्स में रिटेन करना होगा, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क दोनों शेयर हों। अगर कोई लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर क्वालिफाई करता है, तो हर लेंडर अपने शेयर के लिए अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस क्लेम कर सकता है। साथ ही एक यूनिफॉर्म एसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब अगर एक लेंडर किसी लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई करता है, तो बाकी को लेंडर्स को भी वही क्लासिफिकेशन फॉलो करनी होगी। पेमेंट एग्रीगेटर्स भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कंपनीज कस्टमर्स से मर्चेंट्स की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ऐप्स या वेबसाइट्स के थ्रू पेमेंट्स कलेक्ट करती हैं, चाहे गुड्स, सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए हो। एग्जाम्पल्स में पेटीएम, गूगल पे और पेपैल शामिल हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनीज के रूप में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। नए फ्रेमवर्क के अंडर नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना कंपलसरी है। आरबीआई वेज एंड मींस एडवांसेस भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। वेज एंड मींस एडवांस एक टेम्पररी लोन होता है जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ताकि रिसीट्स और पेमेंट्स के बीच शॉर्ट टर्म मिसमैच को मैनेज किया जा सके। ये फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए नहीं होता, अनलाइक पहले के एड हॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम के। वेज एंड मींस एडवांस स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी अवेलेबल होता है। वेज एंड मींस की लिमिट आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से फिक्स करता है। वेज एंड मींस का लीगल अथॉरिटी आरबीआई एक्ट 1934 से आता है। वेज एंड मींस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, वो आरबीआई का रेपो रेट होता है। अगर अप्रूव्ड वेज एंड मींस लिमिट से ज्यादा अमाउंट बोरो किया जाता है, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो उस पर रेपो रेट से 2% ज्यादा इंटरेस्ट लगता है।
सारे वेज एंड मीन्स 3 महीने के अंदर फुली रीपे करना मैंडेटरी होता है। आरबीआई ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने और क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं। इनमें से एक है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्लान किया गया है। इसका पर्पस क्रेडिट डिलीवरी को इंप्रूव करना है, जिसमें मल्टीपल सोर्सेज का डेटा एक जगह ब्रिंग करके लेंडर्स को अवेलेबल किया जाता है ताकि वो बोरोअर्स का असेसमेंट ज़्यादा एक्यूरेटली कर सके। एक और इनिशिएटिव है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स, जो फिनटेक कंपनीज को डिजिटल करेंसी से रिलेटेड सॉल्यूशंस टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का सिंपल मतलब है सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की गई डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी। आरबीआई ने सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के टोकनाइजेशन की तरफ भी स्टेप्स लिए हैं। टोकनाइजेशन का मतलब किसी रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट का डिजिटल टोकन बनाना होता है, जो ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर रिप्रेजेंट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को छोड़कर और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू किया जाता है, जिनको आरबीआई अलाउ करता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स फेस वैल्यू पर डिस्काउंट पर इशू होते हैं और इनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 साल होती है, जबकि मिनिमम मैच्योरिटी 7 दिन होती है। रिसेंटली आरबीआई ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल एफआईडीसी को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया है, ताकि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को ओवरसी कर सके। एफआईडीसी आरबीआई में रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ये डिसीजन आरबीआई के ऑमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, जो 2024 में इशू हुआ था, उसकी बेसिस पर लिया गया है। इस फ्रेमवर्क के अंडर एक एसआरओ को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में सेटअप होना चाहिए। उसके पास एडिक्वेट नेटवर्थ होनी चाहिए और डाइवर्सिफाइड ओनरशिप स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें कोई भी सिंगल एंटिटी पेड अप कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा होल्ड न करती हो। साथ ही एसआरओ को अपने सेक्टर को जेन्युइनली रिप्रेजेंट करना चाहिए। एसआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स एस्टैब्लिश करना और ये एंश्योर करना शामिल है कि मेंबर्स रेगुलेटरी रूल्स फॉलो करें। ये आरबीआई के साथ क्लोजली काम करता है ताकि सेक्टर का ऑर्डरली ग्रोथ हो, इनोवेशन एनकरेज हो और स्ट्रेस के अर्ली वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई किए जा सके। एसआरओ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में यह मैंडेटरी है कि बोर्ड के कम से कम 1/3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है और मेनली लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में डील करती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज। एनबीएफसीज एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, रियल एस्टेट बिजनेस या रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने में एंगेज नहीं होती, एक्सेप्ट जो सिक्योरिटीज से रिलेटेड हों। बैंक्स के अनलाइक एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती और अपने नाम पर चेक इशू नहीं कर सकती। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26 रीजनल रूरल बैंक्स के मर्जर का अनाउंसमेंट किया है, जो वन स्टेट वन आरआरबी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसा कि रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 में प्रोवाइड किया गया है। इस मूव का एम आरआरबीज को स्ट्रेंथन करना है ताकि डुप्लीकेशन कम हो और एफिशिएंसी इंप्रूव हो। ये आरआरबी अमेलगमेशन का 4th फेज है और इस प्रोसेस के बाद कंट्री में आरआरबीज की टोटल नंबर पहले के 43 से घटकर 28 हो जाएगी। ये 28 आरआरबीज 26 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करेंगी। आरआरबी अमेलगमेशन के पहले फेजेस, जो फाइनेंशियल ईयर 2006 से 2010 के बीच कैरी आउट किए गए थे, डॉक्टर व्यास कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड थे। रीजनल रूरल बैंक्स को पहली बार 1975 में नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस के बाद एस्टैब्लिश किया गया था। आरआरबीज का ओनरशिप पैटर्न जॉइंट ओनरशिप पर बेस्ड होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% स्टेक, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का 15% स्टेक और स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक का 35% स्टेक होता है। रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आरआरबीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, जबकि उनकी सुपरविजन नाबार्ड करता है। इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आरआरबीज को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह ट्रीट किया जाता है।
करंटली आरआरबीज के अराउंड 22,000 ब्रांचेज हैं जो लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हैं और इनमें से करीब 92% ब्रांचेज रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड हैं। आरआरबीज के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के क्रेडिट एक्विवेलेंट जो भी ज्यादा हो उसका कम से कम 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करें। साथ ही उन्हें मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CARR 9% मेंटेन करना होता है, जैसा कि आरबीआई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है ताकि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सके। ये अप्रूवल काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पिछले 10 सालों में ये पहला ऐसा अप्रूवल है। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस बैंक को ये अलाउ करता है कि वो कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करे। किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए एलिजिबल होने के लिए उसके पास कम से कम 5 साल का शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस होना चाहिए और उसके शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। बैंक का मिनिमम नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपए होना चाहिए और उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड CARR नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे। बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में नेट प्रॉफिट्स कमाए हों और एसेट क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए ग्रॉस NPA 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नेट NPA 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले 2 सालों के दौरान ट्रांजिशन प्रोसेस के दौरान कोई नया प्रमोटर ऐड नहीं किया जा सकता और एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को प्रेफरेंस दी जाती है जिनका लोन पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को खुद यूनियन बजट 2014-15 में अनाउंस किया गया था, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है। ये बैंक्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर लाइसेंस्ड होते हैं। इनका कोर एम अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जैसे सेविंग्स अकाउंट्स प्रोवाइड करना है और स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट सप्लाई करना है, वो भी हाई टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट बैंकिंग मॉडल्स के थ्रू। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपए जरूरी होता है। अगर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए इनिशियल नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 100 करोड़ रुपए होती है, जिसे एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर 200 करोड़ रुपए तक इंक्रीज करना मैंडेटरी होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर नए रूल्स इशू किए हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से इफेक्टिव होंगे। पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना होता था। इस 75% में से 40% कोर प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए मैंडेटरी था, जबकि बाकी 35% फ्लेक्सिबली उन प्रायोरिटी सेक्टर्स में दिया जा सकता था जहां बैंक को कंपेटिटिव एडवांटेज हो। अब नए रूल्स के अंडर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट को 75% से घटाकर 60% ऑफ ANBC कर दिया गया है, लेकिन कोर प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए मैंडेटरी 40% एलोकेशन बिल्कुल अनचेंज्ड रखा गया है। बाकी 20% अब फ्लेक्सिबल होगा और इसे सिक्योर्ड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट लेकिन अंडरसर्व्ड सेक्टर्स को एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो इंश्योर किया जा सके। आरबीआई के PSL फ्रेमवर्क के अंडर बैंक्स को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एक फिक्स्ड हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना मैंडेटरी होता है। ANBC में नेट बैंक क्रेडिट के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे बैंक्स के नॉन SLR बॉन्ड्स में होल्डिंग्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर कवर होने वाले मेन सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कुछ और स्पेसिफाइड एरियाज शामिल हैं। ये PSL नॉर्म्स सभी कमर्शियल बैंक्स जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स शामिल हैं और साथ ही प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट सैलरी अर्नर्स बैंक्स। सरफेसी एक्ट 2002 रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट और सरफेसी रूल्स 2002 के बीच कुछ इनकंसिस्टेंसीज हाईलाइट की हैं। कोर्ट ने जो मेन इशू पॉइंट आउट किया वो बोरोवर के लोन रीपे करने और सिक्योर्ड एसेट वापस पाने के राइट से रिलेटेड है।
सेक्शन 13(8) के अकॉर्डिंग, जो 2016 अमेंडमेंट के बाद अप्लाई होता है, जैसे ही बैंक सिक्योर्ड एसेट के लिए ऑक्शन नोटिस इशू कर देता है, बोरोवर अपना लीगल राइट लूज कर देता है कि वो पूरा लोन अमाउंट रीपे करके प्रॉपर्टी वापस ले सके। लेकिन सरफेसी रूल्स के रूल्स 8 और 9 कुछ और ही सजेस्ट करते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग बोरोवर के पास अभी भी एक चांस होता है कि वो ऑक्शन नोटिस पब्लिश होने के बाद भी, लेकिन एक्चुअल ऑक्शन डेट से पहले, अपना ड्यू अमाउंट पे करके एसेट को रिडीम कर सकता है। एक्ट और रूल्स के बीच ये कॉन्ट्राडिक्शन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियरली हाईलाइट किया है। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेटिव बैंक्स को उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को फास्ट और इफेक्टिव तरीके से रिकवर करने में मदद करना है। एनपीए का मतलब होता है ऐसा लोन जिसमें बोरोवर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल टाइम पर रीपे नहीं करता। जब पेमेंट लेट हो जाती है तो लोन अरियर्स में चला जाता है, और जब इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है, तब लोन एनपीए डिक्लेयर होता है। इस एक्ट के अंडर जैसे ही लोन आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनपीए क्लासिफाई होता है, बैंक को सबसे पहले बोरोवर को 60 डेज का डिमांड नोटिस देना होता है, जिसमें ड्यूज क्लियर करने को कहा जाता है। अगर बोरोवर इस पीरियड में पेमेंट नहीं करता तो बैंक एक्ट में दिए गए डिफरेंट मेथड्स के थ्रू लोन रिकवर कर सकता है। इनमें से एक मेथड है सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें स्ट्रेस्ड या बैड लोन्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है, ताकि रिकवरी का रिस्क मल्टीपल इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक और मेथड है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसके लिए एक्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज बनाने की परमिशन देता है। ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं और आरबीआई के थ्रू सरफेसी एक्ट के तहत रेगुलेट होती हैं। इनका काम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैड लोन्स खरीदना होता है, ताकि बैंक्स अपनी बैलेंस शीट्स को क्लीन कर सकें और फ्रेश लेंडिंग पर फोकस कर सकें। सरफेसी एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बिना कोर्ट जाए अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करने की पावर देता है। सेक्शन 13 के अंडर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोरोवर के सिक्योर्ड एसेट्स का पोजेशन ले सकते हैं और उन्हें सेल करके अपने ड्यूज रिकवर कर सकते हैं, बिना किसी प्रायर जुडिशियल अप्रूवल के। लेकिन ये पावर एग्रीकल्चरल लैंड पर अप्लाई नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक्ट में सेंट्रल रजिस्ट्री का प्रोविजन भी है, जिसमें सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रजिस्टर की जाती हैं। साथ ही बोरोवर्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट किए गए हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि बैंक या ऑथराइज्ड ऑफिसर ने अनफेयर एक्शन लिया है तो वो डेब्ट ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी के पास जा सकते हैं। डीआरटीज रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंडर एस्टैब्लिश किए गए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क से रिलेटेड है। इंडियन बैंक्स ने स्विफ्ट फ्रेमवर्क के अंडर ISO 20220 स्टैंडर्ड को फास्ट पेस पर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। ISO 20220 एक ग्लोबली एक्सेप्टेड ओपन स्टैंडर्ड है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर तरीके से एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। स्विफ्ट, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एक सिक्योर ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने में मदद करता है। ये नेटवर्क 200 से ज़्यादा कंट्रीज में 11,000 से ज़्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करता है। स्विफ्ट की फाउंडेशन 1973 में 15 कंट्रीज के 239 बैंक्स ने मिलकर रखी थी और इसका हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में है। इसका मेन पर्पस इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिकेशन को फास्ट, सेफ और स्टैंडर्डाइज बनाना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स पे का भी मेंशन होता है, जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है जिसका एम स्विफ्ट पर डिपेंडेंस कम करना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसे 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ओनरशिप में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर काम करता है। पेमेंट्स बैंक्स का मेन एम उन लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देना होता है जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग का एक्सेस लिमिटेड या बिल्कुल नहीं होता। आईपीपीबी अपने लार्ज पोस्ट ऑफिस नेटवर्क और पोस्टल स्टाफ के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज को डायरेक्टली लोगों के घर तक पहुंचाता है, स्पेशली रूरल और रिमोट एरियाज में।
ये सेविंग्स और करंट अकाउंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, बिल और यूटिलिटी पेमेंट्स और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस और लोन्स का एक्सेस प्रोवाइड करता है। लेकिन आईपीपीबी लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता और ना ही क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकता है। ये मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है और मेनली पेमेंट्स और रेमिटेंस सर्विसेज पर फोकस करता है। आरबीआई ने यह भी डिसाइड किया है कि लगभग 500 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर लाया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। पहले ये बैंक्स सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क यानी एसएएफ के अंडर थे, लेकिन जुलाई 2024 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए 2002 से एप्लीकेबल है। पीसीए फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब किसी बैंक में फाइनेंशियल स्ट्रेस के अर्ली साइंस दिखने लगे तो आरबीआई टाइम पर इंटरवीन करे और करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके, ताकि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ रिस्टोर हो सके। ये फ्रेमवर्क सिर्फ बैंक्स पर ही नहीं बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज पर भी अप्लाई होता है। पीसीए के अंडर आरबीआई कुछ की इंडिकेटर्स पर क्लोज मॉनिटरिंग करता है, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल एडिक्वेसी, जिसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहा जाता है, ये बताता है कि बैंक के पास अपनी रिस्की एसेट्स के कंपैरिजन में कितना कैपिटल अवेलेबल है। एक और रीसेंट डेवलपमेंट है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जिसे मई 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अपनी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के थ्रू लॉन्च किया। ये एक रिस्क बेस्ड टूल है जो मोबाइल नंबर्स को मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, बेस्ड ऑन उनके फाइनेंशियल फ्रॉड से लिंक्ड होने के चांसेस पर। ये क्लासिफिकेशन मल्टीपल सोर्सेज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डॉट के चक्षु प्लेटफॉर्म का डेटा और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शेयर की गई इंटेलिजेंस। ये सिस्टम डिजिटल और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद करता है।